Namaskar, my all dear student of class 12. I'm your English mentor. We have completed literature part so far with the main course book as well as supplementary book. Now we are starting writing and reading skill, and in this video I'll cover the reading comprehension skill. How can you solve the reading comprehension in minimum of the time and विद द कंप्लीट एफिशिएंसी। आपको थोड़ी सी इसमें ट्रिक्स बताऊंगी और कुछ स्ट्रैटेजीज बताएंगे जिससे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपना अच्छे से और जल्दी कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं रीडिंग क्या होता है। रीडिंग इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क विच इन्वॉल्व्स बोथ डिकोडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग द टेक्स्ट। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हम कुछ डिकोड करते हैं। डिकोड का मतलब होता है टेकिंग आउट मीनिंग। ठीक है, आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसका मीनिंग निकालना, टेकिंग आउट द मीनिंग। और उसके बाद कॉम्प्रिहेंडिंग मतलब अगर आपने मीनिंग निकाल लिया तो बुकिश लैंग्वेज में अगर एक लाइन लिखी हुई है एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग यू आर एबल टू एक्सप्लेन दैट वन लाइन इन योर ओन वर्ड्स, इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंडिंग, राइट। So good readers are able to do both of these without much thought and effort, and they use strategies to help them. तो जो good readers होते हैं वो क्या करते हैं, strategies use करते हैं किसके लिए, decoding के लिए और comprehending के लिए, जो उनको help करता है to get the answers of the comprehension. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन रिटन फॉर्म। जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कॉम्प्रिहेंशन में, एक पैसेज में, एक पैराग्राफ में, उसको आपको समझना है और वो किस फॉर्म में समझना है हमको कि हमको इसमें से कुछ एलैबोरेट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मतलब जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उनका आंसर, क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आपको देना है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं है, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग द गिवन क्वेश्चन। नाउ टाइप्स ऑफ रीडिंग देखते हैं कि रीडिंग कैसे करनी चाहिए। रीडिंग का मतलब ये नहीं कि बस बुक ली या कोई पैसेज लिया और स्टार्ट कर दिया जैसे आप चाहो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल वेज आर देयर टू रीड द कॉम्प्रिहेंशन, वो हम देखते हैं। वो है स्किमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग। नाउ व्हाट आर दीज टाइप्स वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल। सबसे पहले देखते हैं स्किमिंग। व्हाट इज स्किमिंग? अ मेथड ऑफ रैपिडली मूविंग आईज ओवर द टेक्स्ट, कवर अ वास्ट अमाउंट ऑफ द मटीरियल वेरी रैपिडली। रैपिडली इज कॉल्ड हरीडली, बहुत जल्दी जल्दी से। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत हरीडली या बहुत क्विकली हम टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सामने पैसेज आया, आपने लाइन बाय लाइन फिंगर अंडर द लाइन लिख कर पढ़ना शुरू कर दिया, या आपने जोर जोर से या मन में लगाना पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन में ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन व्हेन यू आर सिटिंग ओवर देयर, तो आपको क्या करना है, एक जो बोलते हैं ना सरसरी नज़र मारनी है। मतलब जो भी पैसेज आपका आए, क्योंकि पैसेजेस बहुत बड़े आते हैं, 10 से 12 पैराग्राफ्स उसमें आते हैं, तो आपको फटाफट से अपनी आईज मूव करनी है एक बार टेक्स्ट पे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट है किस चीज़ का, मटीरियल का जो उसमें दिया गया है, वो बहुत जल्दी कवर कर सको। अगर एक कुछ तो आपको आइडिया लगेगा, कुछ तो पता चलेगा ये पैराग्राफ किसके बारे में है, इसको बोलते हैं स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है लीविंग, ओके, कैप्ट ऑन बाय लीविंग, मतलब छोड़ छोड़ के पढ़ना। तो आप पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हो, जहां आपकी नजर जा रही है आप वही सेंटेंस उसी जगह से पढ़ रहे हो, दिस इज कॉल्ड स्किमिंग। नाउ व्हाई स्किमिंग? क्यों करते हैं? प्री रीडिंग, रिव्यूइंग, रीडिंग फॉर गेस्ट एंड रीडिंग फॉर मेन आइडिया। नाउ रीडिंग हमको करनी है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, ये है हमारी प्री रीडिंग, पहले वाली रीडिंग। तो आप जो फटाफट से सरसरी जो निगाह मार रहे हो वो प्री रीडिंग है, बाद की रीडिंग आप करोगे, लेकिन वो जो प्री रीडिंग है, जो स्किमिंग है, वो आपको फायदा करेगी और वो आपका टाइम सेव करेगी व्हेन यू आर रीडिंग द पैसेज प्रॉपर्ली। नाउ रिव्यूइंग, व्यू मतलब देखना एंड रिव्यू मतलब दोबारा देखना। तो आप जो व्यू करने वाले हो, अच्छे से जो देखने वाले हो, उसको पहले से एक सरसरी निगाह से देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिव्यूइंग, जो अगेन आपका टाइम बचाएगी जब आप पैराग्राफ को दोबारा व्यू करोगे। रीडिंग फॉर गेस्ट, उसका एसेंस आपको पता चल जाएगा। एसेंस मतलब कि हाँ, ये पैराग्राफ क्यों लिखा गया है, क्या था उस राइटर के दिमाग में, जो ये थॉट क्या था उसका, जो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा, एक आपको आइडिया लग जाएगा। रीडिंग फॉर मेन आइडिया, मेन आइडिया आप बोल सकते हो, यहाँ से आपको क्या पता चलेगी, थीम, किस बारे में है भाई पैसेज, सोशल, पॉलिटिकल है, एजुकेशनल है, एंटरटेनमेंट है, रिलेटेड टू फूड है, ट्रैवलिंग है, मीडिया है, किससे रिलेटेड है, कुछ तो आपको आइडिया हो जाएगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्किमिंग। तो हमको क्या करना है, प्री रीडिंग, रिव्यूइंग, रीडिंग फॉर गेस्ट, रीडिंग फॉर मेन आइडिया, इन सब के लिए स्किमिंग हमको करना है।
अब देखो हाउ टू स्किम करते कैसे हैं ये। सबसे पहले रीड द टाइटल, जो टाइटल है वो पढ़ेंगे। रीड द इंट्रोडक्टरी और लीडिंग पैराग्राफ, जो उसके बाद में जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आया है वो पैराग्राफ पढ़ेंगे। वो कौन सा होता है? फर्स्ट पैराग्राफ होता है, जिसको हमको पूरा पढ़ना है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर के पैराग्राफ्स बहुत सारे होते हैं, 10 to 12 पैराग्राफ्स होते हैं। तो उसमें आपको जो स्किम कर रहे हो, फटाफट से जो पढ़ रहे हो, जल्दी 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 आप पूरा पैसेज जो एक तरह से सरसरी निगाह से देख लिया, लेकिन अब उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आपको पूरा रीड करना है कंप्लीटली। 4, 5 या 6 लाइन का हो सकता है, ठीक है, कभी कभी 2 या 3 लाइन का हो सकता है। मेन आइडिया या जो मेन थीम होती है वो आपको फर्स्ट पैराग्राफ से ही पता चलेगी, इसीलिए उसको पूरा पढ़ना जरूरी है। देन सब हेडिंग, रिलेशनशिप अमंग दैम। अगर कोई सब हेडिंग्स हैं, वहां पे मार्जिन छोड़ के बताया गया है कि हाँ सब हेडिंग, जनरली हेडिंग सब हेडिंग्स नहीं होती हैं, लेकिन पैसेजेस में वो नोस किस तरह का पैसेज आए तो सब हेडिंग है वो रिलेशन बताती हैं, ठीक है, हेडिंग से कनेक्शन बताती है, तो उनको हेडिंग्स को पढ़ना जरूरी है। और अगर कोई वर्ड इटैलिक्स में या बोल्ड में हाईलाइटेड या अंडरलाइन लिखा हुआ है उसको पढ़ना जरूरी है। देन रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ रिमेनिंग पैराग्राफ्स। नाउ अगर 12 पैराग्राफ्स दिए गए हैं, सपोज अगर ये किसी की बायोग्राफी के बारे में दिया गया है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट पैराग्राफ में उसकी किड एज के बारे में बताया जाएगा, तो सेकेंड पैराग्राफ में उसका स्कूलिंग, देन फैमिली, देन पीयर ग्रुप, ठीक है, इस तरह से फिर उसकी अचीवमेंट। तो इस तरह से धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पैराग्राफ चेंज का मतलब क्या होता है कि देयर इज सम टर्न इन द इंफॉर्मेशन। जिस फ्लो में इंफॉर्मेशन जा रही है उसमें थोड़ा सा टर्न आया है, कुछ अलग इंफॉर्मेशन आई है, दैट्स व्हाई वी आर चेंजिंग द पैराग्राफ। ऑलराइट, तो यहां पर जो भी फर्स्ट सेंटेंस है हर पैराग्राफ का, मान लो अगर 12 पैराग्राफ है तो 12 पैराग्राफ के सारे पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है आपका क्लू वर्ड्स। इसमें क्लू वर्ड्स में आते हैं WH वर्ड। WH वर्ड से आपको क्या पता चलता है? इंटेरोगेटिव वर्ड। अगर कोई इंटेरोगेशन है, इंटेरोगेटिव, ऑब्वियसली इंटेरोगेटिव जितने भी ये वर्ड होते हैं, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, व्हाट, ये पैराग्राफ में लिखे होते हैं और इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखे होते हैं, जिनका कनेक्शन हो सकता है विद द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज। अब देखो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रखी है क्लास 10 में, ठीक है, तो क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्ट स्पीच में हो जिसमें पूछा हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ओके, एंड आपका पैसेज है वहां पर इनडायरेक्ट स्पीच में वो वर्ड होगा WH वर्ड, बट दैट इज वर्किंग एज एन कंजंक्शन। तो उसमें ये हो सकता है कि दिस, ओके, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इट इज कॉल्ड, लाइक, ठीक है, यहां पर जो वर्ड है ये काम कर रहा है कंजंक्शन के फॉर्म में। तो मे बी ये जो WH वर्ड है दैट कैन बी रिलेटेड और कनेक्टेड विद एनी ऑफ द गिवन क्वेश्चन ऑफ द पैसेज। तो जितने भी वर्ड है यहाँ पे WH के वर्ड हैं, जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड आ रहे हैं उनको ध्यान रखना है, उनको एक बार पढ़ना है अच्छे से। अनयूजुअल वर्ड्स, अनयूजुअल वर्ड्स में अलग अलग वर्ड आ जाते हैं जो बिल्कुल अलग दिखते हैं, यूजुअल वर्ड्स नहीं होते हैं। कैप्स फॉर्म में हो सकते हैं, इटैलिक्स में हो सकते हैं, बोल्ड में हो सकते हैं, अंडरलाइन में हो सकते हैं, कोई ईयर हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकती है, कोई कोटेशन मार्क हो सकता है, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है, ठीक है, कोई भी इस तरह के वर्ड हो सकते हैं, या कोई बिल्कुल डिस्टिंक्टिव अलग लिखा हो, ठीक है, ये वर्ड हो सकते हैं। इस तरह के जो अनयूजुअल स्लैंग वर्ड कोई हो सकता है, ये जो वर्ड है वो दिख जाते हैं, अलग से दिख जाते हैं आपके पूरे पैसेज में बिल्कुल, और कोई ब्रैकेट्स में हो सकता है, तो ये सारे वर्ड आपको दिख जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। देन इन्यूमरेशन, इन्यूमरेशन इज कॉल्ड, आप क्या कर रहे हो? गिविंग काउंटिंग। आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको आप क्या कर रहे हो? गिविंग काउंटिंग, क्योंकि ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे। तो यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनी ऑफ द थिंग, ओके, इवन टू मार्क any kind of like point or comma, underline, nothing you are allowed to do on the examination paper during your board examination। तो आप क्या कर सकते हो? आप जितनी भी चीज़ें लिख रहे हो आप बिल्कुल उसका क्लू लिख सकते हो अपनी आंसर शीट में, एट वन साइड विद द पेंसिल आप लिख सकते हो कि हमने क्या क्या पता कर लिया, ठीक है। टाइटल से आपको पता चला तो आपने लिख लिया, हाँ चलो ये सोशल है, तो आपने यहाँ पे सोशल लिख दिया। आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? सोशल, आपके लिए पता चल गया कि हाँ ये सोशल है। इंट्रोडक्टरी से हमने पता चल गया कि हाँ ये किसके बारे में है, ये विमेन की कंडीशन के बारे में है जो सोसाइटी से रिलेटेड है। सब हेडिंग है, सब हेडिंग में मान लो एक अर्बन का बताया जा रहा है और दूसरे में रूरल का बताया जा रहा है, ये अगर हेडिंग है ये आपने फटाफट से लिख लिया। हाँ यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा कि ये सो मीन्स सोशल, वुमेन, यू आर मीन्स अर्बन एंड आर यू मीन्स रूरल। तो उसके बाद जो आपके जो सेंटेंस आई, मान लो कि ये बताया गया है कि फर्स्ट सेंटेंस आपने जो पढ़े हैं, तो सेकेंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है उनकी एजुकेशन के बारे
बारे में बताया गया है, और जो आगे का पैराग्राफ है 5th, उनमें उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया गया है। आगे का जो है उनकी ये आपका क्लोथिंग या अपैरल के बारे में बताया गया है, क्लोथिंग के बारे में बताया गया है, चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है, उनके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में बताया गया, उनके करियर के बारे में बताया गया। ये आप क्या कर रहे हो, आप इन्यूमरेशन, आप काउंटिंग कर रहे हो कि हाँ ये मैंने किया है। इससे पता है क्या होगा, लाइक आपने ये यहाँ पे लिखा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आपके जो पैसेज में कोई क्वेश्चन आया है रिलेटेड टू देयर क्लोथिंग एंड अपैरल, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा मैंने 8th नंबर पे लिखा है, तो यू नीड नॉट टू गो अगेन विद ऑल द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। आपको समझ में आ जाए हाँ 8th नंबर का जो पैराग्राफ है उसमें मुझे क्लोथिंग के बारे में मिलेगा। तो इससे आपका जो समय है वो बचा कि नहीं बचा। तो आप यहाँ पे फटाफट क्या करते जा रहे हो, इन्यूमरेशन करते जा रहे हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कैसे भी, इसमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इफ यू आर गिवन एब्रिवेशन, अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए। क्लू वर्ड्स, WH जितने वर्ड्स हैं बहुत ज्यादा हैं, तो आप लिख सकते हो कि हाँ WH वर्ड एज ए कंजंक्शन कौन से पैराग्राफ में, भाई 4th पैराग्राफ में आया है ये वर्ड, ठीक है। तो आपने लिख लिया यहाँ पे कि रूरल में आया है, क्या आया है, WH वर्ड, फटाफट से लिख लिया। जो भी क्वेश्चन होगा आप इसमें से ढूंढ के लिख दोगे। नाउ हियर क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स लाइक बेस्ट, वर्ड और मोस्ट, ये आपको ध्यान रखने हैं। जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स का मतलब क्या हुआ, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में है, बेस्ट, वर्स्ट, मोस्ट, ये भी अलग से दिख जाते हैं। इनके सफिक्स बिल्कुल अलग होते हैं, ST, ये भी अलग से दिख जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह के सुपरलेटिव डिग्री के या वन ऑफ द बेस्ट इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मान लो आपको अगर जहां पे भी ये वर्ड दिखा है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ठीक है ये जो वर्ड है अर्बन, यहाँ पे ST, फटाफट आपने लिख लिया कि ST वर्ड मुझे यहाँ पे दिखा है। नाउ टाइपोग्राफिकल क्लूज लाइक इटैलिक्स, बोल्ड फेस और अंडरलाइन, इसमें इसको क्या बोलते हैं, टाइपोग्राफिकल, मतलब जो उनका ग्राफिकल या जो अपीयरेंस है उसको चेंज किया गया है। कुछ वर्ड्स को बोल्ड किया गया है, कुछ को इटैलिक किया गया है, कुछ को अंडरलाइन, तो क्या हुआ उनका जो अपीयरेंस है, विजिबिलिटी है, वो अलग हो गई ना। तो इन वर्ड को आप नोटिस करोगे। देन रीड द फाइनल पैराग्राफ कंप्लीटली। फाइनल का मतलब क्या हुआ, जो लास्ट का पैराग्राफ है जरूर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यानी कि सबसे पहले आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना ही पढ़ना है। आप स्किमिंग रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, फिर भी स्किम रीडिंग के टाइम पे भी आपको फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ जरूर पढ़ना है, जिससे कि आपको उसकी थीम या मेन आइडिया पता चलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट या लास्ट पैराग्राफ में ही होता है। अब आते हैं हम दूसरे टाइप की रीडिंग पे, स्कैनिंग। आई होप स्किम इज क्लियर। स्कैनिंग क्या होता है, अ मेथड टू लोकेट अ स्पेसिफिक फैक्ट और पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट। अब यहाँ पे आप पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो, स्पेसिफिक फैक्ट या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई स्पेशल चीज हुई, मान लो आपके पैराग्राफ में दिखाई दिया है कि हाँ कुछ सर्वे का रिपोर्ट दिया गया है, बीच में कोई इलस्ट्रेशन दिया गया है, कोई पिक्चर दिया गया है, ठीक है, कहीं पे कुछ ये पाई चार्ट या इस तरह का कुछ दे दिया, किसी एक क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर दिया गया है तो आप ये पढ़ सकते हो। कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स दिए गए हैं वो आप पढ़ सकते हो। कुछ इटैलियस, पूरा पैराग्राफ इटैलियसाइज में लिखा हुआ है, तो ये चीज़ जो होती है, कुछ स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं वो आप इसमें पढ़ सकते हो। मान लो ये अलग अलग पर्सनालिटीज़ के बारे में है, तो उनके डायलॉग्स, ठीक है, फर्स्ट पर्सनालिटी का डायलॉग, सेकंड पर्सनालिटी का स्टेटमेंट, थर्ड का स्टेटमेंट, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये स्पेसिफिक हो गई ना, तो इनको बोलते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, जब आप स्कैनिंग करते हो तो किसी स्पेशल चीज़ की करते हो ना स्कैनिंग, पूरी PDF में भाई ये चीज़ है, ये स्पेशल है, इसकी स्कैनिंग करनी है, इसको माउंट कराना है, इसको डेकोरेटिव करना है या इसको एडिट करना है। सेम ऐसे ही पैराग्राफ में जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ होती है इस तरह की, उसको स्कैन करते हैं। वाई स्कैनिंग क्यों करते हैं, वी स्कैन फॉर फाइंड अ स्पेसिफिक नेम, डेट, स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट। कोई नेम है, नेम अगर होगा तो उसका फर्स्ट जो लेटर होगा वो किस में होगा, कैप्स में होगा, वेरी श्योर। डेट किस में होंगी, न्यूमरिक फिगर में होंगी। स्टैटिस्टिक्स होगी तो इसमें ज़रूर टेबल फॉर्म में होगी ये। और अगर कोई फैक्ट लिखा होगा तो वो हो सकता है इटैलियसाइज्ड फॉर्म में, अंडरलाइन फॉर्म में या बोल्ड फॉर्म में हो सकता है ये फैक्ट, या इसके अलावा वो किस में हो सकता है, कोटेशन फॉर्म में हो सकता है, जिसमें कोटेशन मार्क लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है स्पेसिफिक चीज़, क्योंकि उस नेम के, उस डेट पे या उस स्टैटिस्टिक्स पे या फैक्ट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
हाउ टू स्कैन, कैसे करते हैं? कीप इन माइंड व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर, क्या ढूंढना है आपको, क्या ढूंढ रहे हो भाई, ठीक है। किसी का नाम पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हो, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, ठीक है, अब तो उसके क्या कर रहे हो, आप उसके नाम ढूंढ रहे हो, कोई न्यूमेरिकल फिगर ढूंढ रहे हो, कोई टेबल ढूंढ रहे हो, या कोई कोटेशन मार्क में स्टेटमेंट या डायलॉग ढूंढ रहे हो, कोई बोल्ड या अंडरलाइन वर्ड ढूंढ रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए। एंटिसिपेट द फॉर्म इन इंफॉर्मेशन लाइक नंबर, प्रॉपर, नाउन्स। अब एंटिसिपेट द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब आपको इंफॉर्मेशन जो है उसको क्लियर करना है कि आप क्या चीज ढूंढ रहे हो, लाइक वो नंबर फॉर्म में है या प्रॉपर नाउन में है। अगर प्रॉपर नाउन में वो चीज होगी तो वो कैप्स में जरूर होगी। जैसे प्रॉपर नाउन का क्या मतलब हुआ, कोई नेम हुआ ना, तो नेम, प्लेस, थिंग या पर्सन का हो सकता है, तो ये प्रॉपर नाउन है, ये हमेशा कैप्स में होगा। ये आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, ये आपको अज्यूम करनी है या प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है। आपकी को ये सोचना है अपने हिसाब से, आपने जो पढ़ लिया है उसके हिसाब से आपको देखना है कि भाई नंबर देखना है आपको या कैप्स फॉर्म का वर्ड देखना है। एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट है उसको एनालाइज करना, मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ठीक है अगर कोई फिगर दिया हुआ है तो उसका जो सर रिपोर्ट है ऑब्वियसली वो टेबल के नीचे आएगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में कोई रिपोर्ट से रिलेटेड उसके जो सॉल्यूशन या उसके आफ्टर फीडबैक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली जो टेबल है उसके नीचे आएगा। अब अगर उसमें कोई वॉर की डेट, अगर कोई हिस्टोरिकल पैसेज है आपका तो डेट दी गई है, तो ऑब्वियसली जहां पे डेट लिखी है उससे रिलेटेड उसके आसपास की जो लाइनें होंगी वहीं पे उस बैटल का इंफॉर्मेशन होगा, उस बैटल के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। अब अगर किसी राइटर के बारे में है, किसी और अगर आपकी किसी कैरेक्टर के बारे में है, ठीक है, या कोई लिटरेचर के बारे में है, तो उसमें जो बुक्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, तो आप या ये एज्यूम कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि स्टार्टिंग में तो इंट्रोडक्शन होगा कि भाई वो कैरेक्टर है, उसका क्या इंट्रोडक्शन है, फिर कैरेक्टर ने किस किस प्लेस में पार्ट किया उसके बारे में होगा, उसके बाद उस पर अगर कोई किताब या राइटिंग बनी हुई है तो वो 3rd या 4th पैराग्राफ में हो सकता है। तो ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है कंटेंट को, पहले क्या दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद ये चीज आपको स्कैन करनी है। स्कैन का मतलब एक आइडिया लगाना है कि किस पैराग्राफ में आपको वो मिल सकता है। इफ द मटेरियल इज लेंदी, skim to determine the part of the article to scan। अब यहाँ पे आपको दोनों, हमने क्या किया, दोनों एक साथ कर रहे हैं, हम skim और scam दोनों साथ कर रहे हैं कि भाई बहुत लेंदी है, बहुत सारी है। अब उसमें जैसे मान लो आप किसी बुक्स की राइटिंग के बारे में ढूंढ रहे हो कि भाई मुझे राइटिंग्स के बारे में पता चला जाए, तो एक बुक के बाद उसके कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है, वो कैसी रही, सक्सेसफुल रही या नहीं, उसका पब्लिशिंग कहाँ था, ये सारी चीज़ें अगर आपने देखी तो इन सारी चीज़ों को आप छोड़ो। जहां पे आपको देखा अगर बुक का नाम है तो या तो वो इटैलिसाइज में होगा, अगर राइटर का नाम है तो मे बी वो सिंगल कोटेशन में हो सकती है, उसकी जो राइटिंग है वो सिंगल कोटेशन में हो सकती है, राइटर का नाम कैप्स फॉर्म में होगा। तो ये एक आप आइडिया लगाओ कि अगर यहाँ पे एक राइटर उसकी बुक है तो और वहां पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है तो बाकी की चीजें छोड़ दो, आप स्किम कर दो, आगे चलो जहां पे आपको दोबारा से कैप्स फॉर्म में कोई नाम दिखे, ठीक है। तो इस तरह से आपको आइडिया लगाना है, उसके बाद आर्टिकल को स्कैन करना है। ऑन फाइंडिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रीड द एंटायर सेंटेंस। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल गई, मान लो आपको अगर मिल गया कि हाँ मुझे ये मिल गया है कि जो राइटर है, ठीक है, रस्किन बॉन्ड, आपको कहीं लिखा दिख गया रस्किन बॉन्ड, और रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसके आसपास की जो इंफॉर्मेशन है वो पढ़ना शुरू करो, बाकी छोड़ दो। ऊपर के 2-3 सेंटेंस, नीचे के 2-3 सेंटेंस वो पढ़ो, बाकी की जो इंफॉर्मेशन है उसको स्किम कर दो। तो इस तरह से हमको क्या करना है, स्कैन करना है, क्योंकि हमको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज स्कैनिंग। नाउ 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 तरह के आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक होता है कॉन्क्रीट और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट। उससे पहले 3rd टाइप की आपकी रीडिंग देखते हैं, दैट इज इंटेंसिव रीडिंग। दिस इज ऑल्सो नोन एज जूम लेंस स्ट्रेटेजी फॉर रीडिंग अकॉर्डिंग टू ब्राउन। सो मिस्टर ब्राउन थे, उन्होंने ये जो स्ट्रेटेजी है इसको इन्वेंट किया था, जिसको क्या बोलते हैं, जूम लेंस स्ट्रेटेजी भी बोला जाता है। व्हेन यू रीड विद हाई कंसंट्रेशन यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ व्हाट यू रीड। तो इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा इंटेंसली आप पढ़ रहे हो, डीप, ठीक है, डीप मीनिंग आप जानने की कोशिश कर रहे हो, ये होती है इंटेंसिव रीडिंग, जो आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के किसी पर्टिकुलर पार्ट को जानने के लिए ज़रूरी है। पूरा आप पैराग्राफ, पूरा पैसेज इंटेंसिव रीडिंग से नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम नहीं होता है। उसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो स्पेसिफिक, उसके लिए होगा, जो कि हाई कंसंट्रेशन से होता है। Then narrow reading is when the reader reads other text of the same author. Narrow reading का क्या मतलब हुआ कि अगर आप कोई और दूसरी तरह की रीडिंग कर रहे हो, उससे बिल्कुल अलग हुआ। ये हुआ आपका जूम लेंस, यानी किसी एक चीज पे आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। नैरो रीडिंग इसका अपोजिट हुआ, जब आप कोई
उससे रिलेटेड अदर राइटिंग्स पढ़ते हो. इट हेल्प्स द रीडर टू गेट फैमिलियर विद द कंटेंट. ऑब्वियसली अगर आप इतनी डीप, इतनी इंटेंस रीडिंग करोगे तो उस जो आपका कंटेंट है उससे आप फैमिलियर होगे. कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं इसकी? यूजुअली क्लासरूम बेस्ड. ये कैसी होती है? क्लासरूम बेस्ड होती है. पैसेज में आप इसको कैसे कर सकते हो, ये स्पेसिफिक कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे. रीडर इज डीपली इन्वॉल्व इन लुकिंग इनसाइड द टेक्स्ट. स्टूडेंट्स फोकस इन लिंग्विस्टिक और सिमेंटिक डिटेल्स ऑफ अ रीडिंग. लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी हैं. सिमेंटिक इज कॉल्ड जितनी भी साइन लैंग्वेज या सिम्बॉलिक लैंग्वेज हैं जो उसमें बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग दिखा रही हैं, उससे रिलेटेड ये रीडिंग हो गई. स्टूडेंट फोकस ऑन द सरफेस स्ट्रक्चर डिटेल्स सच एज द ग्रामर एंड डिस्कोर्स मार्कर्स. तो इसमें ग्रामेटिकल, अब आप ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, स्पेलिंग्स और इस तरह के जो मार्कर्स हैं वो आपको डीप या इंटेंस रीडिंग से ही आएंगे, जो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होती हैं, पूरे पैसेज के लिए ये नहीं है. स्टूडेंट्स आर डिफाइन द की वोकैबुलरी. आपको की वोकैबुलरी ढूंढनी है, आपको कोई पर्टिकुलर डेट पूछी है, कोई स्टेटमेंट पूछी है, किसी का नाम पूछा है, उसके लिए इंटेंसिव रीडिंग करनी है. एम टू बिल्ड मोर लैंग्वेज नॉलेज रेदर दैन द सिंपली प्रैक्टिस ऑफ द स्किल ऑफ रीडिंग. लैंग्वेज नॉलेज यानी कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो इतनी ज़्यादा डीप या कंसंट्रेशन से आप पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, उसके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन होगी और ये जो है इससे आपकी प्रैक्टिस होगी द स्किल ऑफ रीडिंग. ये कंटिन्यूसली किया जाना चाहिए. तो हम ये याद रखेंगे जो स्किमिंग और स्कैनिंग है दैट इज यूज्ड फॉर द एंटायर passage. Intensive reading is we are using for a specific question. Extensive reading, again Brown has introduced, explained that extensive reading is carried out to achieve a general understanding of the text. Extensive मतलब बाहर का, बहुत ज़्यादा डीप नहीं. इंटेंसिव का बिल्कुल अपोजिट होता है, उससे आपको एक जर्नल आइडिया लग जाता है कि हाँ ये किस बारे में इंफॉर्मेशन है. द एम ऑफ द एक्सटेंसिव रीडिंग, इट शुड बिल्ड द रीडर कॉन्फिडेंस एंड एन्जॉयमेंट. उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ चलो ये जो पैराग्राफ है ये मुझसे कुछ रिलेटेड है, हाँ मैंने इसके बारे में कभी सुना है, कहीं पढ़ा है, इसकी जो वोकैबुलरी है, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन या फैक्ट दिए गए हैं वो मेरे थोड़े से नोन है. तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये चीज़ जो है मैं इसमें से मीन्स आई विल बी एबल टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम दिस पैराग्राफ. Extensive reading is always done for the comprehension of main ideas, not for the specific detail. तो specific detail के लिए क्या हो गई हमारी intensive. ठीक है, इंटेंसिव मुझे स्पेसिफिक डिटेल किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होगा, और एक्सटेंसिव रीडिंग है वो किसके लिए होगा, वो हमारा बेसिकली होगा किसके लिए, थीम के लिए. मेन आइडिया यानी कि आपको थीम पता चल जाएगी. थीम मतलब आपने सरसरी से निगाह से मांगी या बाहर के आपने रीडिंग कर लिया, आपको पता चल गया हाँ ये एजुकेशनल से रिलेटेड है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड पैसेज है, यानी कि मेरा जो नोन एरिया है उससे रिलेटेड है, मैं इसमें से कर सकता हूँ. तो एक्सटेंसिव रीडिंग आपको थोड़ा सा जनरल बूस्टअप दे देती है टू फॉर गोइंग अहेड. Characteristic देखो, a variety of the materials on the range of the topics is available. Students select what they want to read. The purpose of the reading are usually related with the pleasure and information in journal. Reading is individual and silent, and reading speed is usually faster than the slower. Teachers oriented students to the goal of the program. ये characteristics बताई हैं. Passage में के context में अगर हम देखें तो extensive reading जो होती है वो कैसी होती है, obviously individual और silent होती है, और ये किससे related होती है, ये pleasure giving information या journal idea या कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए होती है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका टॉपिक है वो किस रेंज का है. ठीक है, किस रेंज का है, किस फील्ड से रिलेटेड है. तो आई होप ये रीडिंग के सारे टाइप्स आपको समझ में आए, स्किमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव. अब आगे चलते हैं. अब कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं. दो तरह के होते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंशन. एक होता है कॉन्क्रीट और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट. वन बाय वन समझो ये. Now, knowing vocabulary, it's called main idea, fact or opinion, sequencing, following direction and reading for details. Concrete का मतलब क्या होता है, real. ठीक है, real जो present है. Okay, in reality life, in this materialistic world, that is present. Abstract का मतलब क्या होता है, that is really far away from perceiving. Far away from perceivance. मतलब आप उसको सेंसेस के थ्रू ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना मतलब फील करके जैसे कि टच नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें होती हैं. तो फार अवे फ्रॉम परसीविंग.
कॉन्क्रीट का मतलब आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो। ये तो क्या चीजें हुई इसमें, देखो नोइंग वोकैबुलरी, वोकैबुलरी आपको दिख रही है, मेन आइडिया वहीं पे ही है, जो फैक्ट और ओपिनियन है वो पैसेज में प्रेजेंट है, सीक्वेंसिंग हो रही है, सीक्वेंस में ही पैसेजेस लिखे जाते हैं, डायरेक्शन आप फॉलो कर रहे हो, डिटेल्स को रीड कर रहे हो, ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट जस्ट बिफोर यू, आपके बिल्कुल सामने है। एब्स्ट्रैक्ट में देखो ड्राइंग इन्फेरेंस, इन्फेरेंस का मतलब होता है एविडेंसेस, ठीक है, जो एविडेंसेस दिए गए हैं उसके बेस पे आप जो आंसर है उसको अज्यूम कर रहे हो, एक तरह से हाइपोथेसिस कर रहे हो कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है, तो इसको बोलते हैं इन्फेरेंसिंग, ठीक है। तो ये क्या है, ये देख सकते हो, नहीं, दिस इज जस्ट मीन्स वेरी अवे फ्रॉम योर सेंसेस, आप इसको सिर्फ सोच सकते हो अपने दिमाग में। देन मेकिंग एनालिसिस, एनालिसिस क्या होता है, नहीं किया जाता है जो आप करते हो, अगैन इट इज नॉट प्रेजेंट। इन्वॉल्व्स टेक्स्ट इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन किया जाता है, सामने नहीं होता है। इवैल्यूएशन आप एनालाइज करके निकालोगे, ये ऐसा है तो इसका ये रिजल्ट रहा, ये ऐसा है इसका ये रिजल्ट रहा, इसका ये सॉल्यूशन होगा, ये भी प्रेजेंट नहीं है, विजिबल नहीं है, आपको दिखाना है। देन ड्राइंग कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब सॉल्यूशन निकालना, रिजल्ट को निकालना, ये भी सामने नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द पैसेजेस नाउ डेज आर कमिंग एग्जैक्टली, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड द आंसर्स रिटन ओवर देयर इन द पैराग्राफ, यू हैव टू जस्ट find out, draw out the answers based on your understanding, what have you have done or what have you read through or so far till from the passage, ठीक है। तो ये क्या हुआ, conclusion, ये भी आप निकाल रहे हो, अपनी समझ से कर रहे हो, तो ये भी प्रेजेंट नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट हुआ studying cause and effect, क्या इसका कॉज था, उसका इफेक्ट क्या रहा, उसके बेस पे आपने जो रिजल्ट निकाला, अगेन दिस इज योर एफर्ट, इट इज नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। तो हम सीधा सीधा अगर बोले तो जो कॉन्क्रीट कॉम्प्रिहेंशन है वो आपके सामने सब कुछ दिया गया है, बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है। एब्स्ट्रैक्ट है वो आपका एनालिसिस है, आपका सिंथेसिस है, आपका ड्राइंग और आपका कॉज एंड इफेक्ट, जो भी आप चीज कर रहे हो, किस तरह से आप इन्फ्रेंस कर रहे हो, किस तरह से आप आंसर्स पे पहुंच रहे हो, वो सारी चीजें होती हैं, वो होती हैं एब्स्ट्रैक्ट। It requires ability to answer the question when the information being asked is explicitly stated in the reading selection. अब इसमें क्या चाहिए आपको, जो आंसर करना है क्वेश्चन का, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो किससे स्टेट होने चाहिए, रीडिंग सिलेक्शन से स्टेट होने चाहिए, ठीक है। एक्सप्लिसिटली मतलब स्पेसिफिकली आपने जो रीडिंग किया उसमें से आपने सेलेक्ट किया, मान लो ये हमारा पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है, आपने ये पार्ट सेलेक्ट किया कि हाँ ये रहा, ये आपने रीड किया और ये रहा इसका आंसर, ये हो गया इसका आपका कॉन्क्रीट पैराग्राफ का। इट रिक्वायर्स, एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, इट रिक्वायर्स द रीडर टू ड्रॉ ऑन प्रायर नॉलेज एंड प्रोसेसिंग टू आइडेंटिफाई व्हाट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। स्टेटेड का मतलब है इन्फॉर्म्ड, जो नहीं बताया गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सब कुछ बताया गया, आपके सामने है, आपके सामने पैसेज लिखा हुआ है, आपने देखा कि हाँ भाई ये रहा आंसर, और आपने देख लिया, ये रहा आंसर जो सामने लिखा हुआ है, आपने देखा, पढ़ा और आंसर लिख दिया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आंसर है स्पेसिफिकली वो क्या है, वो इन्फॉर्म नहीं किया गया है, उसको इन्फॉर्म, वो कैसा है, अनइन्फॉर्म्ड है, वो इसको इन्फॉर्म नहीं किया गया है, उसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, इसको बोलते हैं जो इस तरह के पैसेज आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कॉन्क्रीट पैसेज आजकल नहीं आते हैं बोर्ड एग्जाम में क्योंकि लेवल बढ़ गया है, एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ पैसेजेस आते हैं। आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो इस हिसाब से करनी है। डोंट बी रिलैक्स दैट यू आर गोइंग टू गेट द आंसर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द पैसेज, यू विल रीड एंड फाइंड आउट एंड राइट इन योर आंसर शीट, नो। The answer is not given when you go through the passage. You have to use your knowledge related to that passage and then you have to draw out the answer based on the question and write in your answer book. I hope it is clear. इस तरह से preparation करनी है. It is repeated again. It's fine. Barriers to comprehension. Your experience. Now अब यहाँ पे एक तरह से पूछा गया है, ठीक है, कि क्या क्या बैरियर होते हैं, क्या क्या हर्डल्स होते हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स होते हैं और इसमें हमारा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। रीजन्स फॉर लैक ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले बैरियर कौन सा होता है कि हम लोग जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको बिल्कुल भी वेटेज देते ही नहीं है, एंड दैट्स वाई आपने वेटेज देना बंद किया, इसीलिए ये इसमें चेंज हो गया है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट में चेंज हो गया कि अब तो आपको इसको इंपॉर्टेंस देना ही पड़ेगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्या नहीं है हमारे पास, प्रैक्टिस नहीं है, लैक है। Failure to understand a word, failure to understand a sentence, failure to understand how the sentence relate to one another, failure to understand how the information fits together in the meaningful way or organization, lack of the interest or concentration and failure to retain information for a long time.
ठीक है। रिटेन का मतलब रखना, सस्टेन करके रखना, बनाए रखना। अब मतलब आपने जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ी है, अभी देखो ये अगर आप देखा जाए तो ये किससे रिलेटेड है, ये एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ जो आपने पढ़े थे उससे रिलेटेड है ये पूरा, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोटे से बच्चा भी कर लेगा, मीन्स ये क्लास 1 से स्टार्ट हो जाता है, जस्ट आफ्टर द प्राइमरी मॉन्ट से स्टार्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसमें बच्चों को बताया जाता है, बट उसमें भी एब्स्ट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे कि किसी कैरेक्टर के बारे में दिया गया है तो कैरेक्टर्स नेम हैज वंस कम इन फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ इफ दे आर आस्किंग एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम सेकेंड पैराग्राफ, दे आर नॉट रिपीटिंग द सेम नेम इन द सेकेंड पैराग्राफ। दिस इज अगैन ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, ऑफ योर मेमोराइजेशन, कि आपको कितना याद है उस बेस पे आपको लिखना होता है। यूज करते हैं इसमें फिर फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो ये जो हमारे हैं ये है लैक ऑफ रीडिंग। ये एक दिन में 2 दिन में नहीं आता है, ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस से आता है। बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट विटनेस द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन द सेम नंबर ऑफ द टाइम दे हैव गिवन द एग्जामिनेशन। अगर आप 12th में हो, 12th में अगर आपने 4 एग्जाम दिए हैं तो आपने पूरे सेशन में 4 कॉम्प्रिहेंशन किए हैं। यानी क्लास 1 से लेके 12 तक जितनी बार एग्जाम हुए हैं आपने कॉम्प्रिहेंशन बस उतनी ही बार किए हैं। Nobody is doing the practice of this, and that's why you are unable to make the relation of word with the sentence, word with the sentence, then sentence with the sentence, then sentence with the meaningful way of the information. That's why आपका कोई इंटरेस्ट या कंसंट्रेशन नहीं होता है, इसीलिए आप इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा समय तक ध्यान नहीं रख पाते हो। पैसेज पढ़ने से सिर्फ पैसेज पढ़ना ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन के आंसर ही करने हैं, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है। सो आपकी प्रैक्टिस कैसी है वो डिपेंड करता है इस पर। इफेक्टिव रीडिंग इज अबाउट मेकिंग कनेक्शन। इफेक्टिव रीडिंग का मतलब क्या होता है कि आप कनेक्शन कर पा रहे हो, किसका, वर्ड से वर्ड, सेंटेंस से सेंटेंस, सेंटेंस से फिर मीनिंगफुल पैराग्राफ जो आप बना रहे हो। नाउ मेकिंग कनेक्शन कैसे होता है? मेकिंग कनेक्शन हेल्प्स फैसिलिटेट लर्निंग एंड इंक्रीज रिटेंशन। बहुत ज़्यादा समय तक आपका सस्टेन रहता है दिमाग में, ठीक है, ठीक है, बहुत देर तक बनी रहती है वो इन्फॉर्मेशन। ये आपको प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट इज कॉल्ड, प्रोवाइड करता है लर्निंग। रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ें, एक बार पूरा लर्न करोगे तो कुछ तो दिमाग में रहेगा, 3-4 कीवर्ड्स, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, कुछ तो दिमाग में रहेगा। इट ऑल्सो इनेबल्स द रीडर टू मेक द इन्फरेंसेस बाय यूजिंग देयर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू सी द पैटर्न्स एंड मेक एजुकेटेड गैसेस अबाउट द टेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर अभी मान लो कोरोना काल हमारा चला गया है, जो लॉकडाउन पीरियड था उससे रिलेटेड अगर कोई पैसेज आता है अभी, तो डेफिनेटली यू कैन यूज योर प्रायर इंफॉर्मेशन, योर प्रायर एक्सपीरियंस विटनेस ड्यूरिंग योर एकेडमिक सेशन फॉर दिस पैसेज। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली, तो ये इसमें हेल्प करता है। देन इट इज हेल्पफुल फॉर रीडर टू ट्रैक और हिज और हर थॉट वाइल रीडिंग। आपके जो थॉट्स हैं किससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो हेल्पफुल होंगे टू गिव द आंसर या टू इन्फर द मीनिंग, टू गो और टू रीच टू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, मेकिंग कनेक्शन। के कनेक्शन हमारा कैसे होता है, प्रायर नॉलेज से होता है, हमारे थॉट से होता है, हमारी प्रैक्टिस से होता है, हमारी नॉलेज ऑफ द वोकैबुलरी से, इन सबसे कनेक्शन होता है जो होता है प्रैक्टिस से। देयर आर 3 कॉमन कनेक्शंस रीडर मेक। किस तरह का कनेक्शन करते हैं हम लोग, टेक्स्ट टू सेल्फ, टेक्स्ट टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू वर्ड। टेक्स्ट का अपने आप से कि आप पढ़ रहे हो उससे, उसका कनेक्शन। देन टेक्स्ट का टेक्स्ट से, मतलब जो पैसेज हमारा आया है उसमें, उससे हम किसको कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रायर यानी कि बुक्स जो हम पढ़ते हैं, अगर हमने कोई जर्नल पढ़ा हुआ है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है, लाइब्रेरी से कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ी हुई है, उन सबको आप कनेक्ट करोगे कि नहीं करोगे। टेक्स्ट को सेल्फ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू विद द सेम एक्सपीरियंस, ठीक है, अगर आपको है या आपने सुना हो, पढ़ा हो या खुद महसूस किया हो, उससे कनेक्ट कर सकते हो। टेक्स्ट को वर्ड से कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट को आप उस वर्ड से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, उस टेक्स्ट का उस वर्ड में क्या एग्जिस्टेंस है, ये कनेक्शन हम करते हैं। तो 3 तरह के करते हैं, टेक्स्ट टू सेल्फ, टेक्स्ट टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू वर्ड। और ये कनेक्शन आप तभी कर पाओगे व्हेन यू आर इन द प्रैक्टिस विद ऑल दीज रीडिंग। Students need to practice using the connectors. This part reminds me of, or if that happened to me, I would. अब देखो ये क्या हुआ, this part reminds me, हम ये किससे कर रहे हैं, ये हम दूसरे जर्नल से कर रहे हैं कि भाई हम ऐसा पार्ट हमने पढ़ा था, ये मुझे उसकी याद दिलाता है। और ये that happened to me, ये आपका सेल्फ से कर रहा है कि भाई मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं एबल हूँ इसका आंसर करने के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर, आपको समझ में आया। अभी भी हमारे पास थोड़े से दिन हैं, आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज पैसेज इज द थिंग दैट
कैन मेक यू लेग बिहाइंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। पूरा सेशन आप लोगों ने लिटरेचर पढ़ा है, राइटिंग का प्रैक्टिस है आपका, रीडिंग एक ऐसा पार्ट है जो टोटली अननोन है, नहीं पता कैसा आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस प्लीज आप लोग करो अभी, सॉलिड टाइम टेबल बनाओ, बी स्टिक ऑन दैट एंड डोंट स्किप द प्रैक्टिस ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ कॉमन कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रैटेजीज, अब हम स्ट्रैटेजीज देखते हैं थोड़ी सी। दीज आर सम मेन स्ट्रैटेजीज रीडर शुड यूज टू इंप्रूव देयर कॉम्प्रिहेंशन। Then predicting, clarifying, making inferences, summarizing, questioning, visualizing and self-monitoring. ये सारी चीजें हैं जो आपको यूज करनी है अपने सेल्फ कॉम्प्रिहेंशन में। How to avoid common issues during reading. आपको पता है प्रेडिक्टिंग मतलब प्रेडिक्ट करना कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है, ये आपको जर्नल आइडिया, यहाँ पे आपका प्रायर नॉलेज काम आएगा। क्लैरिफाइंग, किसी चीज को क्लैरिफाई करना, आपको सिनोनिम, आपको कोई वर्ड दिख रहा है नहीं क्लियर हो रहा है, उसको रिलेटेड सिनोनिम आप देखो, उसको एक बार फिट करो कि ये जो वर्ड है वो क्या नहीं समझ आ रहा है, लेकिन ये किस फील्ड में फिट हो सकता है, जिस फील्ड में आपको लगे कि हाँ ये पॉलिटिकल से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, सोशल, उस रिलेट में पहले तो आपने फील्ड से रिलेट किया, उसके बाद उसका ट्राई टू फाइंड आउट द सिनोनिम जिससे आपको क्लियर हो सके उसका मीनिंग। मेकिंग इन्फरेंसेस, एविडेंसेस के बेस पे आंसर निकालना सीखो, ठीक है, जो भी एविडेंसेस दिए गए हैं, आंसर सामने नहीं लिखा हुआ है लेकिन एविडेंस के बेस पे आंसर वही है, अगर आपको कोई भी रिलेटेड कीवर्ड वहां पे मिल गया तो उसके आसपास ही आंसर होगा, वो होता है मेकिंग इन्फरेंसेस। समराइजिंग, आना चाहिए आपको समराइज करना, 12 पैराग्राफ को आपको 2 पैराग्राफ में लिखना आना चाहिए, अगर आप लिख सकते हो मीन्स यू हैव टोटली अंडरस्टूड द मीनिंग। समरी नहीं आती है इसमें, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा है 2 पैराग्राफ 6 लाइन का है, 2 पैराग्राफ के पूरे पैराग्राफ को रिलेट करता है आपका क्वेश्चन, तो आप 6 लाइन नहीं लिखोगे क्या 1 नंबर के क्वेश्चन में, नहीं ना, 6 लाइन को आपको समराइज करना पड़ेगा, तो आपको वो आना चाहिए। नाउ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करो, खुद क्वेश्चन करो, आप उस क्वेश्चन को किस तरह से किस WH वर्ड में फ्रेम कर सकते हो, अगर उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन वहां पे है और आपका क्वेश्चन, आपका फ्रेम्ड क्वेश्चन मैच करता है तो यू विल नियर टू द आंसर। विजुअलाइजिंग, देखना, चारों तरफ देखना, किस चीज को देखना, अगर आपका जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड कहीं भी अगर मिलता है तो यू हैव टू सी मीन्स नियर बाय लाइन्स, नियर बाय पैराग्राफ आपको देखने पड़ेंगे, वहां पे भी अगर आंसर नहीं मिलता है, कीवर्ड अगर उसी पैराग्राफ में, उस पैराग्राफ को रीड करो, एक बार में नहीं आता दोबारा रीड करो, 4-5 लाइन रीड करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, बट अगर आपको फर्स्ट रीडिंग में मीनिंग समझ नहीं आया तो सेकेंड रीडिंग में डेफिनेटली यू विल क्लोज टू द मीनिंग। और विजुअलाइजिंग मतलब आपको थोड़ा सा एक्सपोज भी रहना पड़ेगा, ये अगेन प्रैक्टिस से आएगा। सेल्फ मॉनिटरिंग, अपनी खुद की मॉनिटरिंग करो, आप कैसे हो, वेयर यू स्टैंड in finding the meaning of the vocabulary, in sentence formation, in giving the sentences towards a shape of the paragraph, ठीक है, स्टेटमेंट को आप किसी जर्नल एक तरह से डायलॉग में कैसे लिख सकते हो, जर्नल अनाउंसमेंट में कैसे लिख सकते हो, या किसी जर्नल इंफॉर्मेशन को आप अपनी स्टेटमेंट, अपनी ओपिनियन में कैसे बना सकते हो, ये सारी चीजें होती हैं सेल्फ मॉनिटरिंग, वो करना है। अब कुछ तरह के कॉमन इश्यूज होते हैं रीडिंग में, वो कैसे दूर कर सकते हैं हम। हाउ टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन ड्यूरिंग रीडिंग, रीडिंग में कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव करना है। यूज इंडेक्स कार्ड, पेंसिल और फिंगर। इंडेक्स कार्ड जो आपको इंडेक्स बताएं कि हाँ भाई ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे जितने भी इंडेक्स हैं, आप कौन कौन सी कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, किसी से रिलेटेड कर रहे हो, केस बेस्ड स्टडी कर रहे हो, डिस्कर्सिव कर रहे हो, नरेटिव कर रहे हो, इस तरह के जो इंडेक्स होते हैं वो होने चाहिए आपके पास, पेंसिल या फिंगर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप सोचते हो कि हाँ भाई 12th क्लास में आने के बाद दीज ऑल आर ऑफ नो यूज़, बट ये जो स्ट्रेटेजीज है ना, जो बेस है, धीरे धीरे आप लोग अपने आप एक्सक्लूड कर देते हो अपने एकेडमिक से, एंड दैट्स व्हाई यू आर वेरी नियर टू फाइंड द कंफ्यूजन एंड हेजिटेशन। आपको ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं ना, लेकिन यही चीज़ें होती हैं जो आगे तक जाकर आपका साथ देती हैं, एंड अगैन अल्टीमेटली झक मार के आप वापस वहीं आते हो। तो हमेशा पेंसिल या फिंगर होना ही चाहिए। अगर मैंने बताया आपको, अगर आपका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में अलाउ नहीं होता, इफ़ यू आर एट गुड स्पीड, आपका बहुत अच्छी है कि आप लिख सकते हो, एब्रिविएशन फटाफट अपने आंसर शीट में लिख लो, अदरवाइज जो पेपर है बैक साइड ऑफ द पेंसिल से डार्क लाइन बनाओ वहां पे, तो वहां पे कोई मार्क नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा तो दिखेगा कि हाँ ये चीज़ डार्क है, यहाँ पे मैंने लाइन किया है, मतलब इसको मुझे दोबारा से रिव्यू करना है। उसके बाद एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई अभी डिस्ट्रैक्ट करने, आप तो खुद ही बोलते हो आओ भाई प्लीज कम, डिस्ट्रैक्शन कम एंड जस्ट इन्वॉल्व मी विथ यू, खुद ही करते हो आप। फ़ोन अभी भी सबके ऑन है, अभी भी सब चैट कर रहे हैं, माइंड फ्रेश अप करने के लिए आपके पास बस यही ज़रिया है कि हाँ वेब सीरीज़ का एक छोटा सा ये देख लूँ, क्या नया आया है, शॉर्ट्स में नए नए जो फीचर्स हैं वो देख लूँ। क्यों भाई,
ये सारे डिस्ट्रैक्शन है जो अगेन एंड अगेन इट विल टेक यू टूवर्ड्स दैन एंड इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी कि अब क्या आया होगा। अगर आपने किसी को चैट किया है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू वेट फॉर द आंसर, अगर आपने आंसर किया है तो वो वेट करेगा, बस फिर क्या हुआ, ये शुरू। तो वाई जस्ट स्विच ऑफ द फोन राइट नाउ। नंबर ऑफ द फैमिली मेंबर्स आर देयर इन योर होम, किसी का भी फोन है, कोई भी इमरजेंसी होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ थिंग इज अवेलेबल। कोई फ्रेंड है, उनके पास आपका किसी फैमिली नंबर का, इतना ज़रूरी है कि भाई बात करना बहुत ज़रूरी है, किसी फैमिली मेंबर का अपना नंबर दे दो कि भाई तुमको बहुत ज़रूरी है, तभी इनको मैसेज या कॉल करो एंड आई कैन कनेक्ट विद यू। प्लीज़ स्विच ऑफ योर फोन, कीप इट इन द कबर्ड टिल योर एग्जामिनेशन। और अब बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम एक हफ्ते पहले तो कर दो, तो अब तो बिल्कुल कर दो, 5 दिन बचे हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन आपको थोड़ा करो ना फ्री, कुछ अगर आपको करना है जस्ट गो एंड कनेक्ट यू विद सम म्यूजिक। अगर आपको कुछ नहीं है तो भाई टेबल पर जा लेते हैं बहुत सारे लोग, बाहर एक वॉक करके आओ, छोटे बच्चे के साथ खेलो, अपने पैट्स के साथ थोड़ा सा टाइम बिता लो, बाहर जाके आइसक्रीम खा के आ जाओ। ये सारी चीज़ें भी तो है ना जो आपको रिफ्रेश कर सकती हैं। वाई सोशल मीडिया ओनली? फिक्स टाइम फॉर रीडिंग एवरी डे, बिल्कुल फिक्स टाइम होना ही होना चाहिए। अगर आपको चाहते हो कि भाई हाँ मुझे अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, प्रैक्टिस करनी है मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, सुबह का टाइम निकालो 2 घंटे, 6 से 8, अगर आप 2 घंटे भी दोगे, 2 घंटे में आप 6 से 8 आराम से पैसेज कर सकते हो। 20 मिनट्स अगर आपने लेके चला है, 25 भी करते हो तो भी आपके बहुत आराम से 6-7 पैसेजेस हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो होगा, सुबह का टाइम आप सिर्फ रीडिंग के लिए रखो ना कि 2 घंटे मुझे सिर्फ रीडिंग ही करना है। अब देखो जब तक आपका एग्जाम आएगा यू विल बी मीन्स नियर अबाउट 50 कॉम्प्रिहेंशंस तो कर ही लोगे आप लोग, डिफरेंट तरह के, ठीक है। देन डू इट। बी टास्क ओरिएंटेड, गिव योर माइंड अ पर्पस टू रीड। टास्क ओरिएंटेड अपने आप को करो, खुद बोलो मुझे ये काम करना है, तुम्हें ये करना है एंड तुम्हें मुझे ये रिजल्ट बताना है इतने टाइम में, ठीक है। नोबडी इज इंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्डरिंग यू, यू ऑर्डर योरसेल्फ। नाउ रीड फॉर द शॉर्ट इंटरवल्स, छोटे छोटे इंटरवल्स में पढ़ो। सुबह आप कॉन्टिन्यूस कर सकते हो, आई कैन गारंटी दिस थिंग। सुबह सब कुछ पीसफुल होता है, आपको कोई काम नहीं होता, कोई हसल बसल नहीं होता है। कॉन्टिन्यूस 2 आवर्स रीडिंग आराम से आप कर सकते हो मॉर्निंग की विदाउट एनी इंटरवल्स। लेकिन जो ड्यूरिंग द डे आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें छोटे छोटे इंटरवल्स लेते रहो। टेक नोट्स वाइल रीडिंग, जब भी आप कर रहे हो रीडिंग कर रहे हो, नोट्स का मतलब क्या हुआ मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो हम काउंटिंग कर रहे थे, ठीक है, इन्यूमरेशन कर रहे थे ना हम, काउंटिंग, वो उसको नोट्स बनाते जाओ। पहले पैराग्राफ में एब्रिविएशन में बनाओ, शॉर्ट फॉर्म में बनाओ, लेकिन बनाते जाओ, वो भी आदत होना चाहिए। यही प्रैक्टिस डालोगे तभी तो वो वहां पे पड़ेगी प्रैक्टिस के, हाँ मुझे अगर मैंने एसओ लिखा है उसका मतलब सो यानी कि सोशल है। प्रैक्टिस करोगे तभी तो पता चलेगा, नहीं तो एकदम से ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपको एग्जाम के टाइम पे। 60 सेकेंड सिनॉप्सिस स्ट्रैटेजी। नाउ सिनॉप्सिस का मतलब होता है समरी, 60 सेकेंड का मतलब होता है 60 सेकेंड में आपको पूरे पैसेज की सिनॉप्सिस या समरी जो है वो स्ट्रैटेजिकली आ जानी चाहिए। अगर 10 है, पूरा 10 पैराग्राफ है, आपने फटाफट से स्कैमिंग और स्कैनिंग किया एंड यू शुड बी एबल टू समराइज दैट थिंग कि क्या किसके बारे में, आराम से कर सकते हो। पहला पैराग्राफ आपने पूरा पढ़ा है, लास्ट पैराग्राफ आपने पूरा पढ़ा है, हर पैराग्राफ की आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी है, तो आप समरी नहीं बता सकते, क्या बता सकते हो आराम से बिना डिटेल के, तो वो होना चाहिए। How to increase reading rate? It takes conscious efforts to improve the reading rate fluency. One must become contingent the habits that reduce the rate of the reading and then take steps to eliminate those habits. जो habit है जो आपको continuous reading से distract करती हैं उनको हटाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा देर आप जैसे पैसेज है, पैसेज को पढ़ने में कम से कम आपको 5 मिनट तो लगेंगे। अभी जो प्रैक्टिस का टाइम है, मैं एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, अभी आपको कम से कम अगर पढ़ते हो तो 5 मिनट लगेंगे आपको 12 से 13 पैराग्राफ पढ़ने में। उस 5 मिनट के बीच में कितनी बार आपका कंसंट्रेशन टूटता है, किस वजह से टूटता है, क्या कारण है, उसको पहचानो और उसको एलिमिनेट करो। ये आपकी नॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपको नॉलेज देगा कि हाँ कौन सी हैबिट्स हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, जिनको आप दूर कर सकते हो। कॉग्निटिजेंट इज कॉल्ड नॉलेजेबल, ठीक है। ये आपकी नॉलेज से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आपको इसका पता चल जाए कौन सी हैबिट है और फिर उनको एलिमिनेट करो। नाउ मेजरिंग रीडिंग रेट, आपको किस आपके जो रीडिंग कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं, स्पीड बढ़ानी चाहिए घटानी चाहिए कि सही है, ये कैसे पता चलेगा। टू मेजर वंस रीडिंग रेट, लोकेट अप्रोप्रिएट रीडिंग मटेरियल्स एंड सेलेक्ट अ सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिलेक्शन, रीड फॉर अ सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम, यूज अ टाइमर ऑफ द वॉच और फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द टेस्ट, मार्क द एंड ऑफ द सिलेक्शन एंड नोट द टोटल नंबर ऑफ द मिनट्स स्पेंट रीडिंग, ठीक है। लॉजिकल, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक होना ही पड़ेगा आपको, बहुत जरूरी है।
इफ यू जस्ट वांट टू अपग्रेड योर मार्क्स एंड नॉट डिग्रेडिंग बिकॉज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश। ठीक है, इसमें आपको खुद देखना पड़ेगा एक पैराग्राफ पढ़ने में आपको कितना टाइम लगा, आप कौन सी रीडिंग कर रहे हो। स्किमिंग तो आपकी हो जाएगी, सेकेंड्स में हो जाएगी। ठीक है, स्कैनिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वो भी सेकेंड में होगा। फर्स्ट पैराग्राफ भी आप सेकेंड्स में पढ़ सकते हो, लास्ट पैराग्राफ भी आप सेकेंड्स में पढ़ सकते हो। ये टोटल जो टाइम हो रहा है ना, इसको इंक्लूड करो। अगर आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करो कि भाई 4 लाइन पढ़ने में आपको कितना टाइम लगता है। ठीक है, अगर आपका लग रहा है कि हाँ भाई इतना टाइम है, इतना टाइम, और आप देखो अगर मैं आपको टोटल बता दूं कि हाँ अगर एक तरह से देखा जाए तो स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, तो 20 मिनट्स शुड बी देयर दैट यू शुड गिव टू अ पैसेज। इससे ज़्यादा अगर टाइम ले रहे हो तो मतलब आपको प्रैक्टिस में कम हो, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा आप पैसेज में नहीं देने हैं, बिल्कुल नहीं देने हैं, if you just want to be very fine in the other sections of your this chapter या examination paper. नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट द लेवल ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन बाय रिकॉलिंग द मेन आइडियाज फ्रॉम द सिलेक्शन। क्या करना है हमको, डॉक्यूमेंट करना है लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। क्या पढ़ रहे हो आप, मेन आइडिया। किससे कर सकते हो आप, थीम से कर सकते हो। अगर आपकी रिलेटेड अगर अच्छी वाली थीम आ गई तो ऑब्वियसली आपको उस जो पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है, जो पैसेज है, उसको पढ़ने में कम टाइम लगेगा। अगर एकदम नया है, एकदम इंट्रोड्यूस हुआ है तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा टाइम लोगे उसको पढ़ने में। इफ़ वन रीड्स फॉर 3 minutes वन शुड रिमेंबर 3 मेन पॉइंट्स। अगर 3 मिनट पढ़ रहे हो तो 3 मेन पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इफ वन रीड्स फॉर 5 minutes देन वन शुड रिमेंबर द 5 मेन आइडियाज, जॉट डाउन दीज मेन पॉइंट्स। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स बताए गए हैं कि आपने अगर इतना टाइम लिया है, 3 मिनट लिए हैं, तो 3 मिनट में कम से कम 3 मेन पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई समरी आ जाए, कोई वोकैबुलरी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप वो कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट ले रहे हो तो 5 मिनट में आपको कम से कम 5 मेन पॉइंट्स आने चाहिए। ठीक है, नाउ काउंट द नंबर ऑफ द वर्ड्स बिटवीन 2 marks एंड डिवाइड दैट नंबर बाय नंबर ऑफ द मिनट्स स्पेंट रीडिंग। दिस इज द रेट ऑफ द रीडिंग एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड्स पर मिनट। अब WPM क्या होता है, वर्ड पर मिनट। तो आपने जो टाइम सेट किया था, जो स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम है, उसके बीच के वर्ड्स काउंट करो, और जब वो वर्ड्स काउंट हो जाएं उसके बाद जो नंबर है जो आपने मिनट्स स्पेंड किए हैं उससे डिवाइड करो। उससे आपको ये एक अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई आप 1 मिनट में कितने वर्ड पढ़ रहे हो, क्योंकि वर्ड से ही पता चलेगा। सेंटेंस बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, ठीक है, तो ये वर्ड से ही पता चलेगा कितने वर्ड पढ़ सकते हो। अगेन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि ये एक पैसेज से नहीं होगा। ठीक है, कि आपने एक पैसेज पढ़ लिया कि वही आपका स्टैंडर्ड टाइम है, ऐसे नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा, तब आप एक एवरेज टाइम पे पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि आपने 2 मार्क के बीच में, ये हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट था, इसके बीच में आपने मान लो 100 वर्ड पढ़ लिए हैं। अब जो हमने टाइम लगाया था, मान लो आपने 2 मिनट का टाइम लगाया, ये हमारा क्या है, ये हो गए हमारे वर्ड्स। मैं इसको क्लीन करके लिखती हूँ। ठीक है, आपने कितने वर्ड्स पढ़े हैं, मान लो 100 वर्ड्स पढ़े हैं अपने स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम के बीच में। कितना टाइम आपने लगाया था, 2 मिनट्स लगाए थे। अब आप इसको डिवाइड करो तो कितना आया, ये 50 आया हमारा। 50 अगर आया है हमारा तो ये क्या है, 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स आप कब कर रहे हो, पर 1 मिनट। 1 मिनट में आप कितने वर्ड पढ़ रहे हो, 50 वर्ड्स पढ़ रहे हो। इससे आपको आइडिया हो जाएगा, ये आपको इस लेवल पे पहुंचना है, तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको ये आइडिया लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको तो पता ही नहीं होगा अभी, तो अभी थोड़ा सा टाइम दो, इसका आइडिया लगाओ एंड ट्राई टू रीच एट दिस, क्योंकि पैसेज आपका बहुत ज़्यादा टाइम खा जाता है, आपको पता नहीं चलता। आधा घंटा, 40 मिनट्स, 45 मिनट तक आप एक पैसेज करते रहते हो। सो लीव दिस हैबिट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑफ द पैसेजेस राइट नाउ। इंक्रीजिंग रीडिंग रेट कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब आपने सारा कुछ कर लिया, आपको पता चल गया कि नहीं भाई ये तो बहुत पीछे जा रहा है, मुझे अपना रीडिंग रेट जो है वो इंक्रीज करना है। कैसे करोगे, सेट अ टारगेट रीडिंग रेट एट द लेवल ऑफ स्लाइटली हायर दैन द इनिशियल रीडिंग रेट। थोड़ा सा ज़्यादा लगाओ, ठीक है, आगे का जो आपने लगाया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेट लगाओ। यूज रीडिंग मटीरियल्स दैट आर ईजी एंड इंटरेस्टिंग। सबसे पहले स्टार्टिंग में अपने ईजी, अपने से रिलेटेड जो आपको अच्छे लगते हैं पैसेज वो पढ़ो, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। प्रैक्टिस एटलीस्ट 15 मिनट्स ईच डे एट द पुश्ड रेट। पुश्ड रेट मतलब आपको कहाँ पे पुश करना है, कहाँ पे ज़्यादा करना है, कहाँ पे और ज़्यादा एक्सेलरेट करना है, उससे पहले कम से कम 15 मिनट्स प्रैक्टिस करनी है। ये जनरल की बात की जा रही है, अभी की बात नहीं की जा रही। अभी के मैं बोल रही हूँ आपको 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है डेली। अगर आप चाहते हो तो ट्वाइस या थ्राइस कर सकते हो इफ़ यू आर वेरी टाइट और वेरी स्टिक विद योर टाइम टेबल। इंक्रीज द टारगेट रेट बाय अ स्मॉल इंक्रीमेंट एज रीडिंग इम्प्रूव्स।
हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो एकदम से नहीं कि मुझे फर्स्ट पैसेज में मेरा इतना, अगर मुझे 35 मिनट्स लगे तो सेकंड पैसेज में मुझे कैसे भी करके 20 मिनट्स लाने ही हैं। इतना जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, एक नेचुरल है चीज़, ठीक है, जो धीरे धीरे आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट में आपको 35 मिनट्स लगे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 8th तक जब आओगे आप, कोशिश करो आप 20 मिनट्स तक पहुंच जाओ, ठीक है। तो गिव सम टाइम। जब जो चीज़ आपने बिल्कुल नहीं की है वो एकदम से कैसे हो जाएगी, दवाई थोड़ा टाइम तो लेगी ना असर करने में। Progress may be charted on the daily grid that plots rate, word per minute and time on the axis। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम चार्ट बनाएं और अपना वर्ड पर मिनट लिखें। आप इसकी अपनी अलग से एक बुक बना लो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बिल्कुल एक अलग से एक छोटा सा स्मॉल सा बुकलेट बना लो, जिसमें आप लिखो कि हाँ, आज की डेट में सुबह मैंने जो किया वो इतना टाइम था, और कल की डेट में या शाम को मैंने किया उसमें इतना टाइम था, अगेन सुबह इतना टाइम था, अगेन शाम को इतना टाइम था। प्लीज डोंट लीव द प्रैक्टिस। इसको इंक्लूड करो, एक नहीं 2-3 बार इंक्लूड करो। डॉक्यूमेंट प्रोग्रेस फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। अब हमारे पास 2 वीक्स नहीं है तो ये वाला ऑप्शन कट। मूव योर आइज फास्टर ओवर द टेक्स्ट। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। इंस्टेड ऑफ टेकिंग इन 3 वर्ड्स पर फिक्सेशन, टेक इन 6 वर्ड। एक बार में अगर आपको 3 वर्ड दिख रहे हैं तो उसको बढ़ाओ और 6 वर्ड देखो एक बार में, ठीक है। छोटे छोटे, जैसे हम जब भी हम नजर मारते हैं तो फटाफट आपकी एक नजर में कितने वर्ड आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं तो उसको बढ़ाओ, उसको 6 वर्ड करो, जल्दी रीडिंग होगी। फॉलो द लाइन्स विद योर फिंगर, पेन, पेंसिल और 3x5 इंडेक्स कार्ड एज यू रीड। क्या क्या यूज करना है, अभी देखो, अगर आप ऐसे करोगे तो एक नहीं पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ लिया। एक उसको बेस दे दोगे ना तो आपको भी इस चीज़ के लिए आराम रहेगा। तो हाथ में पेन, पेंसिल या अपनी फिंगर रखो, या आप इंडेक्स कार्ड ले सकते हो 3x5 का, जो आपको हेल्प करेगा रीडिंग करने में जल्दी। रिड्यूस रिग्रेशंस बाय रेजिंग द अवेयरनेस ऑफ दैम बाय इंप्रूविंग द कंसंट्रेशन। बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीडिंग कर रहे हो, जो स्किम रीडिंग कर रहे हो, उसके लिए कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मान लो ये रीडिंग करते करते आपकी नज़र बाहर चली गई तो क्या होगा, कंसंट्रेशन आपका वहीं रहना है। आप जो कर रहे हो बस वहीं पे आपको फोकस करना है। 2 गुड रीडिंग स्ट्रैटेजीज। अब 2 स्ट्रैटेजीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से हम बता लेते हैं। SQ3R एंड कोलैबोरेटिव रीडिंग। नाउ SQ3R क्या होता है? SQ सबसे पहले S फॉर सर्वे, उसके बाद फिर Q के बाद आ गया क्वेश्चन, 3R रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। 3 तरह के आ रहे हैं, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। अब फटाफट से इनको देख लेते हैं। सर्वे, सबसे पहला आता है सर्वे। बिफोर यू रीड सर्वे द चैप्टर, द टाइटल, द हेडिंग। यहाँ पे चैप्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पैसेज, क्योंकि अभी तो हमको पैसेज करना है ना। तो यहाँ पे क्या है, टाइटल देखना है, हेडिंग देखना है, सब हेडिंग देखना है। कैप्शन अंडर पिक्चर, चार्ट, ग्राफ्स, मैप्स, जो भी अगर है उसमें कोई पिक्चर, इलस्ट्रेशन, चार्ट या है तो उसके नीचे कैप्शन जो लिखे हुए हैं उनको पढ़ना है। रिव्यू क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन है उनको दोबारा देखो, पहले हमने देख लिया फटाफट से स्किमिंग करके, उसके बाद क्वेश्चंस को देखो। इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ पढ़ना ही पढ़ना है, ये दोनों पूरे पूरे पढ़ने ही पढ़ने हैं। स्किमिंग इनमें नहीं चलेगी, ध्यान रखना। पहला और लास्ट का पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बाद समरी। समरी का मतलब आपको पूरा समराइज करना आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन वाइल यू आर सर्विंग। जब आप पढ़ रहे हो, जब आप सर्वे कर रहे हो, जब आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो क्वेश्चन करो। क्या टाइटल है, ये हेडिंग क्यों है, ये सब हेडिंग इससे रिलेटेड कैसे है, इस तरह के क्वेश्चन। टर्न द टाइटल, हेडिंग एंड सब हेडिंग इनटू द क्वेश्चन। जो भी टाइटल है उसको किस WH क्वेश्चन में आप चेंज कर सकते हो, सब हेडिंग या हेडिंग को, उनको अपने आप क्वेश्चन फ्रेम करो और आंसर करो। आस्क योरसेल्फ, व्हाट डू आई ऑलरेडी नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, हाउ कैन आई यूज दिस इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द न्यू फॉर मी इन दिस टेक्स्ट। ये सारे क्वेश्चन करो। क्या मैं जानता हूं, क्या मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, या क्या नया है जो इस टेक्स्ट में है मेरे लिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। When you began to read, इसका मतलब है रीड। जो हमारा 3R था उसमें फर्स्ट R स्टार्ट हो गया है, 3R। लुक फॉर द आंसर्स टू द क्वेश्चन यू फर्स्ट रेज्ड। जो सबसे पहले आपने क्वेश्चन है उनके आंसर्स ढूंढो, क्योंकि उनके आंसर अगर आपको मिल गए तो आपको मेन थीम पता चल जाएगी। आंसर क्वेश्चन एट द बिगिनिंग और द एंड ऑफ द चैप्टर, स्टडी अगैन। यहाँ पे चैप्टर की जगह हमने क्या लिख दिया है, पैसेज। अगर आपको नहीं आया है तो फिर से क्या करना है, दोबारा से फटाफट से स्किम करो। देन रीड द कैप्शंस अंडर द पिक्चर्स एंड ग्राफ्स। आपने क्वेश्चन पढ़ा, ग्राफ देखा, नहीं समझ आया, उसके बाद फिर से पढ़ो, जो कैप्शंस उसमें लिखे हुए हैं अंडर द पिक्चर उसको फिर से पढ़ो। नाउ नोट ऑल द अंडरलाइन, इटैलिसाइज्ड एंड बोल्ड प्रिंटेड वर्ड्स और फ्रेजेस। नोट कैसे कर सकते हो आप, एब्रेविएशन में यूज कर सकते हो। कैसे, एब्रेविएशन, ठीक है। एब्रेविएशन आप यहाँ बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो अपने आंसर शीट में। नाउ स्टॉप एंड रीरीड द पार्ट्स विच आर नॉट क्लियर। आपको कोई चीज क्लियर, कोई भी पैराग्राफ है, आपने पहली लाइन पढ़ी, अरे किस बारे में नहीं समझ में आ रहा, फिर से पढ़ लो, उसके आसपास की 1-2 लाइन पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट आर है आपका रिसाइट। रिसाइट आफ्टर यू हैव रीड अ सेक्शन। रिसाइट मतलब पढ़ना, तो अब वहां पे जोर से तो नहीं बोल सकते, तो हाँ ये है कि अभी आप लिपसिंग नहीं कर रहे थे, वहां पे आप लिपसिंग कर सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। ओरली आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन अबाउट व्हाट यू हैव जस्ट रीड, समराइज इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू रीड। जो भी क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, समराइज करने की कोशिश करो। समराइज आप क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू आर फ्रेमिंग द सेंटेंसेज, यू आर फ्रेमिंग द लैंग्वेज टू गिव द आंसर्स, बिकॉज आंसर्स डायरेक्ट नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ पैसेजेस हैं जिसके आपको आंसर्स फ्रेम करने, इसीलिए आप समराइज कर रहे हो। टेक नोट्स फ्रॉम द टेक्स्ट बट राइट द इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स। टेक्स्ट से नोट्स लो बट आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, क्योंकि टेक्स्ट की लैंग्वेज याद नहीं रहेगी, आप उसमें मिस्टेक करोगे, आपके फिर मार्क्स कटेंगे एक्यूरेसी में, ग्रामेटिकल फॉर्मेशन में, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन में, ये सारी चीजें कटेंगी। अपने वर्ड में लिखो, इजी वर्ड में लिखो, आंसर देना है, स्टैंडर्डाइज आंसर नहीं देना है 12th में, ये हर चीज के लिए ध्यान रखेंगे। कोई भी रीडिंग, राइटिंग या लिटरेचर का पार्ट हो, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं, इजी लैंग्वेज में बनाने हैं, कोई भी किसी तरह का इंपैक्ट डालने की जरूरत नहीं है एग्जामिनर पे, आपको बस एक्यूरेसी लानी है, वो मार्क्स आपको नहीं खोने हैं। अंडरलाइन एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव जस्ट रीड। अंडरलाइन कर सकते हो या तो इस तरह से कर लो, या हाईलाइट कैसे कर सकते हो, आप उनके एब्रिविएशन अपनी आंसर शीट में लिख सकते हो। रिव्यू, ये लास्ट है हमारा आर। आफ्टर यू हैव रीड एंड रिसाइटेड द एंटायर चैप्टर, राइट द क्वेश्चन इन द मार्जिन्स फॉर दोज पॉइंट्स यू हैव हाईलाइटेड और अंडरलाइन। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, ये आप किसी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपको इसकी जरूरत नहीं रहेगी, आपको वो अपने जो फ्रेम किए क्वेश्चन है वो लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप अपने आप प्रैक्टिस में आ जाओगे। ओरली रिसाइट एंड राइट द आंसर्स फ्रॉम मेमोरी। यहाँ पे आपको रिसाइट नहीं करने, यहाँ पे टोटल आपको राइट करना है, तो कि ये नहीं करना, हमको ये करना है डायरेक्ट। ट्राई टू डिस्कस द फाइंडिंग्स विद कॉलीग्स। इसका टाइम नहीं है हमारे पास, इसको एक्सक्लूड करो। दो तरह की थी ना हमारी स्ट्रेटेजी, एक थी हमारी SQ3R, वो हमने पढ़ ली, एक है हमारी कोलैबोरेटिव रीडिंग। नाउ रीड द गिवन टेक्स्ट इन द ग्रुप। ये कोलैबोरेटिव रीडिंग का मतलब हुआ, ये हुआ हमारा ग्रुप रीडिंग, जिसका अभी कोई भी काम नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो उसमें ये काम आएगी। मेंबर ए विल रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लेनिंग द वोकैबुलरी। किसी को देख लिया कि ठीक है भाई ए है तो वोकैबुलरी पढ़ो, जो मेंबर बी है वो क्या करेगा, रीड द टेक्स्ट लाउड एंड विल एक्सप्लेन इट टू रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। अगेन ये हम किसके लिए कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। पापा मम्मी से थोड़ा सा टाइम ले लो, जैसे मैंने बोला आपका फोन तो बंद है तो थोड़ी देर के लिए फोन लो कि भाई हमें ग्रुप स्टडी करनी है, हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, या कोई हमने इस तरह की मीटिंग कर रखी है, विजुअल मीटिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, एबी मीटिंग कर रहे हैं, उसमें हम ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। अगर फिजिकली कर रहे हो तो बात ही अलग है, तो आप कर सकते हो। तो एक वोकैबुलरी पढ़ रहा है, एक टेक्स्ट पढ़ रहा है, जो दूसरा है वो क्या कर रहा है, वो 5 क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन पे जो बेस्ड है उनको फ्रेम कर रहा है। नाउ गिव अ पोस्टर प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट। पोस्टर प्रेजेंटेशन मतलब क्या हो गया, यानी कि जो वोकैबुलरी हुई, एक हमारे पास ये चीज आ गई, टेक्स्ट के फ्रेजेस आ गए हमारे पास और 5 क्वेश्चन आ गए, इनको एक पोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट करो, जिससे कि आपको एक विजुअल या ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए उस टेक्स्ट की। ऑब्वियसली अगर कोई इंफॉर्मेशन लिखी, बहुत सारी लाइनें लिखी और अगर एक तरफ पिक्चर बनी हुई है उसी से रिलेटेड, एवरीबडी वुड लाइक टू पे द अटेंशन टुवर्ड्स द इलस्ट्रेशन, सब लोग। तो इससे आपको क्या होगा, ये प्रैक्टिस के टाइम के लिए है अभी सिर्फ, तो आप वो कर सकते हो विजुअलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ द पोस्टर प्रेजेंटेशन। नाउ हमारा राइटिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, फटाफट से हम ये एक तरह से फ्लो चार्ट जो है, माइंड मैप है, उसको देख लेते हैं। इसका रिलेशन नहीं है अभी आपका जो पैसेज है, लेकिन हाँ आपकी जो प्लानिंग चल रही है, अभी जो स्ट्रैटेजी चल रही है, आप जो प्रैक्टिस करोगे उसके लिए काम आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम ये प्लानिंग में क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग एंड फोकसिंग द आइडियाज, माइंड मैपिंग, क्लस्टरिंग एंड लिस्टिंग द आउटलाइंस। जो आइडियाज हैं जो दिए गए हैं पैसेज में, उसको ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, उसमें फोकस करो, अपने माइंड में एक तरह का मैप बना लो कि हाँ भाई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो हमने एक स्पोर्ट्स का कौन से स्पोर्ट्स से किससे रिलेटेड है, जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का जॉनरा है उससे रिलेटेड है, उसका माइंड मैप फटाफट से आपने प्लानिंग कर दी कि क्या क्या इसमें आ सकता है, क्या क्या आगे आने वाला है। ड्राफ्टिंग करो, उसके बाद राइटिंग इनिशियल ड्राफ्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, then focusing mainly on the development, organization and elaboration of the ideas। अब हमने क्या किया है, ड्राफ्टिंग का क्या मतलब हुआ, जो इनिशियल आपको पता चल गया कि स्पोर्ट्स के बारे में है ये, तो जो फोकस है वो आपका किसमें होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट, कि आपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको डेवलप कैसे किया है, कैसे ऑर्गेनाइज किया, पहले किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी, फिर किसके बारे में इन्फॉर्मेशन है पैसेज में, फिर उसके बाद किसके बारे में है, और उसके बाद जो आइडियाज हैं उनको एलाबोरेट कैसे किया गया, एलाबोरेट इज कॉल्ड एक्सप्लेन कैसे किया गया है, ये हमारा आएगा नेक्स्ट का
स्टेप। उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्शन, देन लेटिंग द वर्क सिट, कमिंग बैक टू अ लेटर पॉइंट्स। यानी कि जो भी आपने वर्क पढ़ लिया है उसको एक लेटर पॉइंट पे, यानी कि आपका खुद का पॉइंट पे आना जरूरी है, तभी तो आप आंसर कर पाओगे। आपने जो चीजें लिखी थी वो पढ़ ली, उनको जो इस तरह से एक्सप्लेन किया है आपने वो पढ़ लिया। अब रिफ्लेक्ट का मतलब क्या हुआ, आपको वो चीज कैसे रिफ्लेक्ट हुई। नाउ आर यू एबल टू डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स और नॉट, ये वो पार्ट है। देन पीयर ट्यूटर रिव्यू, आपने जब रिफ्लेक्ट कर लिया, अपनी ओपिनियन बता दी, उसके बाद पीयर या जो ट्यूटर है या जो जिनके साथ आप स्टडी कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसका फीडबैक या उनका फीडबैक कैसा रहा। देन रिवीजन, फर्दर डेवलपिंग एंड क्लैरिफाइंग द आइडियाज, द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। उसके बाद रिवीजन आप कैसे करोगे, आपने जो भी चीजें की हैं, क्या मैंने सही किया है, डेवलप, जो मैंने आंसर को डेवलप किया, जो फ्रेम किया है, क्या वो सही है, जो स्ट्रक्चर मैंने टेक्स्ट का रखा है, जो आइडियाज प्रेजेंट किए हैं, क्या वो सही है। रिवीजन को जगह देनी है, कोई भी रिवीजन की इंपॉर्टेंस नहीं समझता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक सिंपल सी लॉजिकल सी प्रैक्टिकल सी बात बताती हूँ। जब आप लोग अपने होम एग्जामिनेशन देते हो, स्कूल में जब एग्जामिनेशन देते हो, आपकी आंसर शीट्स चेक हो जाती हैं, एग्जामिनर चेक कर लेते हैं, उसके बाद हाउ यू आर एबल टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स इन ऑलरेडी चेक्ड आंसर शीट। कैसे किया आपने, मीन्स समथिंग हैज मिस्ड बाय द एग्जामिनर। आपके खुद के टीचर से वो चीज मिस हो गई जो आपने पकड़ ली। मीन्स हु इज द बेस्ट एग्जामिनर, कौन है, कौन अच्छे से चेक कर सकता है, आप। लेकिन इसके लिए हम टाइम ही नहीं देते, हमने तो किया बस टोटली छोड़ दिया कि भाई आप चेक करो। आप खुद तो चेक करो, एक बार खुद तो रिवीजन करो कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। देन एडिशनल रिसर्च और आइडिया जनरेशन, अगर कोई और रिसर्च या आइडिया जनरेशन आता है रिवीजन के बाद, आपको लगता है कि नहीं एक चीज ध्यान रखना हमेशा, आपने एक क्वेश्चन किया है, प्लीज लीव एटलीस्ट वन लाइन बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंड क्वेश्चन इफ एनीथिंग इज लेफ्ट। ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरी लाइन, एक लाइन नहीं छोड़नी है या छोड़नी है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपने जो रिवाइज किया है फटाफट से अगर कुछ रह जाता है जिससे आपका जो आंसर है वो इन्फ्लुएंशियल बन सकता है या कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है, तो आप उसको ऐड करने के लिए दोबारा से जगह तो नहीं ढूंढनी पड़ेगी, चिपकाओगे तो नहीं वहाँ पे अलग से, तो वहाँ पे एडिशनल अगर कोई जनरेटेड आइडिया है तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो। अब यहाँ पे प्लानिंग से पहले क्या की जाती है, प्री राइटिंग। ये आपके 6 स्टेप्स आ गए, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, रिफ्लेक्शन, पीयर फीडबैक, रिवीजन एंड एडिशनल रिसर्च या जनरेशन। अब यहाँ पे प्री राइटिंग में जनरेटिंग द आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट ऑफ द अदर्स एंड कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन, नोट मेकिंग एंड फ्री हैंड राइटिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड लूपिंग। जो हमने आपको कुछ अगर याद आए थोड़ा थोड़ा, हमने नोट मेकिंग किया था 11th क्लास में, याद आया, यानी कि पूरे पैराग्राफ को हमने हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड किया था। वो कौन करता है, वो भी तो आपने ही किया है, मतलब जो रीडर है वही तो करता है, यही तो हमको यहाँ पे करना है। वो भी हमारा टोटल जो हमारा होता है वो एनालिसिस बेस होता है, मतलब हमने पूरा समझ लिया, नाउ वी आर एबल टू गिव इट्स सब हेडिंग एंड हेडिंग। तो वही चीज यहाँ पर ही काम आएगी, ये आपको करना है प्लानिंग से पहले, मतलब जो प्रैक्टिस आपने किया है। ये आपका कितना हो, कब हो गया, ये जो राइटिंग प्रोसेस है ये आपका कब है, ये आपका है ड्यूरिंग द अटेम्प्ट। जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो अभी, ये उस टाइम का है, ये उसकी प्री प्लानिंग है। और यहां पर जो रिवीजन आप कर रहे हो, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, फोकसिंग अटेंशन ऑन द सरफेस लेवल फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट। आपको लग रहा है कि हाँ रिवीजन में थोड़ी सी कमी है, लेकिन एडिशन जो किया है इंफॉर्मेशन करने से पहले हमको क्या करना है, थोड़ी सी एडिटिंग करनी है और थोड़ी सी प्रूफ रीडिंग करनी है। आपको लग रहा है ये जो आंसर आपने दिया है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है अच्छे से क्वेश्चन को, यानी कि एक लाइन अगर मैं और लिख दूंगा तो क्लेरिफाई हो जाएगा, उसमें वैल्यू पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी, अगेन आपको आंसर को इन्फर करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, रिवीजन को स्थान जरूर देना है, ठीक है। आई होप ये जो रीडिंग स्ट्रेटेजी है इससे आपको बहुत फायदा हुआ होगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। एक बार इसको देख लो बस, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस में लग जाओ। आई एम गिविंग यू द गारंटी दैट यू आर नॉट गोइंग और लेगिंग बिहाइंड with your marks or with your grade just because of the reading section after this video, right? So some of the part of writing is left. I'll bring in next video for you. Till then, take care and totally focus towards the studies.